हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग एज। इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के तहत नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट किया है। इसी टर्म में जो अगला हमारा जो टॉपिक रहता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, ये रहता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया में, ये कौन-सा भाग है? ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। इंडिया का सदर्न पार्ट का मतलब देखिए, जब इंडिया का फॉर्मेशन आपका हुआ था तो इंडिया वाज़ अर्ली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये हमने पीछे के चैप्टर्स में, लेक्चर्स में कवर किया है। एक बार थोड़ा-सा जस्ट आपको दे देता हूँ। गोंडवाना लैंड का हुआ करता था इंडिया का जो सदर्न आपका पार्ट है, जिसको हम डेक्कन का नाम भी आपका देते हैं। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू काफ़ी लंबे समय इसने ट्रैवल किया और ये आपके नॉर्दर्न जो आपका रीजन है, उससे जाकर आपका मिला था। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सेंट्रल सदर्न पार्ट जो है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का नाम आपका देते हैं। अगर हम देखें कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीज़न क्या है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलांग, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में आपका बँटा हुआ है। अगर हम बात करें कंपोज़िशन की, तो किन-किन अगर हम बात करें आपके कंपोज़िशन की, तो कंपोज़िशन के टर्म्स में अगर हम बात करें कंपोज़िशन की, तो कौन-कौन सी चीज़ों से या कौन-कौन से सेडिमेंट से या एलिमेंट से मिलकर आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन आपका हुआ है। तो कंपोज़िशन की बात करें, दिस ओल्ड टेबुलर ब्लॉक इज़ मेड ऑफ सिस्ट एंड आर्कियन नीस। तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? जो आपकी ओल्ड सिस्ट चट्टानें हैं, सिस्ट एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसका फॉर्मेशन आपके इग्नियस रॉक्स के मेटामॉर्फिज्म की वजह से आपका होता है। तो सिस्ट और आर्कियन नीस भी क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसका फॉर्मेशन इग्नियस रॉक्स के मेटामॉर्फिज्म से आपका होता है। ठीक है? सो जो हमारा डेक्कन का जो प्लेट्यू है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? सिस्ट से और आर्कियन नीस से इसका फॉर्मेशन आपका हुआ है। इसके साथ-साथ देखें कि इसके ईस्ट में जो बाउंड्री है, वो ईस्टर्न घाट आपका बाउंड्री बनाते हैं और जो वेस्ट में क्या बनती है आपकी, वेस्टर्न घाट्स क्या बनाते हैं, आपकी बाउंड्री बनाते हैं। नॉर्थ में ये घिरा हुआ है अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से। टोटल जो इसका एरिया है, इट इज़ अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया में सबसे बड़ा लैंडफॉर्म है। ठीक है? अगर हम इंडियन टोपोग्राफी की बात करें, तो इंडियन टोपोग्राफी में सबसे बड़ा जो लैंडफॉर्म है, वो कौन-सा है? आपका डेक्कन है। ठीक है? अगला देखते हैं। नाउ ये जो आपका डेक्कन है, इसको स्टडी पर्पसेस के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है? सेंट्रल हाईलैंड, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ऐसा हिस्सा जो कहाँ पर होगा? इंडिया के सेंट्रल पार्ट में होगा। जैसे मैंने कहा कि जो इंडिया का सेंटर और साउथ वाला रीजन है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत आपका आता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। इस डायग्राम या इस इमेज से भी आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो, जो इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट है, इसमें जितने भी हाईलैंडिक रीजन्स हैं, यानी कि ऊपर उठे हुए रीजन हैं, इसमें माउंटेन भी हो सकते हैं, प्लेट्यूज़ भी आपके हो सकते हैं। ये सब के सब किसके अंतर्गत आएँगे? आपके सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आएँगे। और जो नीचे का रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में महाराष्ट्रियन प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, कर्नाटक प्लेट्यू है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स भी आपके इंक्लूड किए जाते हैं। जहाँ तक हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो सेंट्रल हाईलैंड जैसा मैंने कहा, भारत के मध्य का भाग, भारत का सेंट्रल पार्ट जो कैसा है? हाईलैंडिक है, जिसमें ज़्यादा किसका कंपोज़िशन देखने को मिलेगा? हिल्स का, प्लेट्यूज़ का कंपोज़िशंस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब पहले जो जिसको हम अप्रोच करेंगे, वो क्या है? आपका सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड्स भी काफ़ी पार्ट्स में आपका डिवाइड रहता है। जैसे आपका मारवाड़ का प्लेटू, जहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या है? आपका मारवाड़ प्लेटू है। उसके बाद है आपका अरावली, इधर ही आपको क्या दिखेगा? आपका अरावली माउंटेन्स आपको दिखेंगे। फिर है मालवा, फिर है बुंदेलखंड, ये रहा बघेलखंड, फिर है छोटा नागपुर प्लेटू और उसके बाद है शिलांग या मेघालय का प्लेट्यू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, वो कितने पार्ट्स में आपके डिवाइडेड हैं? अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें, तो मारवाड़ हो गया, अरावली रेंजेस हो गया, मालवन प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, बघेलखंड प्लेट्यू हो गया,
छोटा नागपुर का पठार हो गया और शिलोंग का पठार हो गया। सो आज जो हमारा जो क्लास रहेगा, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो क्या रहेगा आपका, सेंट्रल हाईलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। आज जो हमारा डिस्कशन का भाग रहेगा, डिस्कशन का जो विषय आपका रहेगा वो क्या रहेगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो किसका भाग है, आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, चलिए सो देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स के तहत कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे मारवाड़ अपलैंड। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, मारवाड़ का पठार। तो इस इमेज से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जो आपका प्लेटू है वो किस रीजन में आपका पड़ता है। ये जो आप रीजन देखेंगे ये कैसा है, आपका मारवाड़ का प्लेटू है। तो मारवाड़ का प्लेटू का जो लोकेशन है वो कहां पर है, आपके अरावली के ईस्ट में है। यानी कि जो मारवाड़ का जो प्लेटू है वो कहां पर है, आपका अरावली के ईस्ट में है। ठीक है, इसलिए इसको अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी आपका कहा जाता है। इसका जो स्लोप है 250 से 500 मीटर के इसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, पूर्व की तरफ इसकी ढाल है। और कितनी ऊंचाई है, 250 से 500 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ ये सैंडस्टोन से बना है, शैल से बना है, लाइमस्टोन से बना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें विंध्यन रॉक्स देखने को मिलती है। ये जो आपका रीजन है, यहाँ से बनास रिवर का ओरिजिन आपका होता है, जो चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रोलिंग प्लेट्यू है विद राउंड हिल्स एंड फॉरेस्ट। रोलिंग प्लेट्यू होता है जिसमें लगातार एक ढाल रहती है। ठीक है, ऐसे प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेट्यू कहते हैं। और हम ये पढ़कर आए हैं कि मारवाड़ का जो प्लेट्यू है उसकी स्लोप किस तरफ है, आपका ईस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड स्लोप पे रखता है। और कितनी हाइट है इसकी, आपकी 250 से 500 मीटर्स की क्या है, आपकी हाइट है। सो जो सबसे पहला जो आपका हाईलैंड है सेंट्रल इंडिया का या सेंट्रल हाईलैंड्स का, वो कौन सा है, आपका मारवाड़ हाईलैंड्स है, राजस्थान में है, अरावली के ईस्ट में है। इसको ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ राजस्थान भी आपका कहा जाता है। ये एक इस जो प्लेटू का जो स्लोप है वो कहाँ पर है, आपका ईस्टवर्ड है। ठीक है, ज्यादातर किससे बना है, आपके शैल से बना है, लाइमस्टोन से बना है। और विंध्यन एज की जो रॉक्स हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिफरेंट रॉक्स एजेस को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्कियन रॉक्स, द्रविडियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, इन सब की आपका स्टडी करेंगे। तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि विंध्यन रॉक्स किसे कहा जाता है। तो ये जो मारवाड़ का जो आपका पठार है, इसमें हमें कैसी रॉक्स देखने को मिलती हैं, विंध्यन पीरियड में बनी रॉक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट आइलैंड। सेकंड जो है आपका अरावली हिल्स है। अगर हम डायग्राम की तरफ से देखें तो देखो आप यहां से अरावली हिल्स जो आपकी है, गुजरात में आपकी एक जगह है, गुजरात में आपकी जगह है, इसका नाम है पालनपुर। ठीक है, नॉर्दर्न गुजरात में एक जगह है, इसका नाम है आपका पालनपुर। और पालनपुर से अरावली आपका शुरू होता है कहां तक, दिल्ली तक। और ये 800 किलोमीटर की लंबाई में आपके फैले हुए माउंटेन्स हैं। देर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशन अबाउट द माउंटेन्स। बहुत से किताबों में 640 है, 740 है, बट एनसीईआरटी इसको बोलता है 800 किलोमीटर्स। तो अरावली जो है वो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक आपके फैले हुए हैं। और इनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, अराउंड 800 किलोमीटर्स है। आप देखें कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी निकलती हैं। तो ये जो राजस्थान में रिवर निकल रही है, ये लूनी रिवर है। लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपके इस रीजन से आपकी निकलती है। इस रिवर का नाम है लूनी। लूनी वही रिवर है जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो रिवर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिवर, ये है साबरमती। तो साबरमती हो गया, लूनी रिवर हो गया। इन रिवर का ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, आपका अरावली रेंजेस से ही है। ठीक है, अरावली रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक। टोटल जो लेंथ मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 800 किलोमीटर्स की मानी जाती है। देखिए, जब अरावली वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, सबसे पहला जो फोल्ड माउंटेन बना था वर्ल्ड में वो कौन सा था, अरावली था। इनिशियल पीरियड्स में, अर्लियर स्टडीज में अरावली का ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट थ्रू आउट द ईयर्स इरोजन के प्रोसेस की वजह से अरावली घिस कर आपका छोटा हो गया है। ठीक है, ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है अरावली का वो कहाँ पर है, आपका आपके राजस्थान में है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। जैसा मैंने कहा कि ये सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। 800 किलोमीटर का इसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, दिल्ली तक ये जाता है, सदर्न हरियाणा और राजस्थान से ये गुजरता है। हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर है। ठीक है, जो कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। और किन पर्वतों पर है, आपके आबू पर्वतों पे है।
जो हाईएस्ट शिखर है, जो हाईएस्ट जो पीक है आपके अरावली माउंटेन्स की, वो कौन सा है? गुरु शिखर है। कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। जो रिवर्स है, 3 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम अरावली, नेमली बनास, शिबी रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एज वेल एज लूनी रिवर विच फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो 2 रिवर्स की हमने बात की थी इंपॉर्टेंट। साबरमती आपकी रिवर हमने देखा था, ये नीचे वाली साबरमती है जो कच्छ की खाड़ी में जा रही है, ये आपकी लूनी रिवर है। इसके साथ बनास रिवर भी निकलती है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल अल्टीमेटली किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोटोजोइक एरा, ये किस समय बना था? आपका प्रोटेरोजोइक एरा में आपका बना था। अरावली वर एक्सट्रीमली हाई बट सिंस हैव worn डाउन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय मिलियन ईयर्स ऑफ वेदरिंग। जैसा मैंने कहा कि इनिशियल समय में अरावली की हाइट बहुत ज़्यादा थी, परंतु इतने सालों में इरोजन और वेदरिंग के कारण अरावली धीरे धीरे आपका अरावली जो है धीरे धीरे आपका घिसता गया और आपका हाइट इसकी कम होती गई। ठीक है, अरावली को रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स को हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वत जो अब घिस घिस कर छोटे होते जा रहे हैं, मैदान बनता जा रहा है, जिनका इरोजन रेट बहुत हाई है, वेदरिंग रेट बहुत हाई है, ऐसे माउंटेन्स को हम रेजिडुअल माउंटेन्स आपका कहते हैं। तो अरावली हैज स्टार्टेड बाय बीइंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और एट प्रेजेंट हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन जैसे मैंने आपको बताया, जिन पर वेदरिंग और इरोजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो इरोड हो गए हैं और धीरे धीरे क्या हो गई है? उनकी लेंथ या हाइट क्या हो गई है? आपकी कम हो गई है। ठीक है, अरावली रेंज इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल। तो अरावली में बहुत सारे खनिज भी आपके मिलते हैं, जैसे आपका मार्बल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। आपने सुना है खिचड़ी की खदान राजस्थान में है, जहां से हम सबसे पहले क्या निकालते थे? कॉपर निकाला करते थे। तो अरावली का जो रीजन है, ये कॉपर जिंक में क्या है? आपका रिच है। ठीक है, उसके बाद अरावली, देखिए ये आपका अरावली है, ये आपका मेवाड़ है, और यहां पर आपको दिखेगा मालवन प्लेट्यू। तो जो मालवा का जो आपका पठार है, ये कैसा पठार है? आपका ब्लैक सॉइल का पठार है। ये ब्लैक सॉइल का प्लेट्यू है जो कहां पर पाया जाता है? आपके मेवाड़ और आपके विंध्यन रेंजेस के बीच में पाया जाता है मालवन प्लेट्यू। ठीक है, लोकेशन क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप प्लेट्यू है, और इसका जो बेस है वो विंध्यन हिल्स में है, नॉर्थ में, और बाउंडेड बाय अरावली रेंजेस। ये विंध्यन और अरावली रेंजेस के आपके बीच में है। एलिवेशन जो है इसका 600 मीटर से 600 मीटर शुरू होता है और कहाँ तक? आपके 500 मीटर तक। किससे बना है? बेसाल्टिक लावा फ्लो से बना है। हेंस इट इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। जैसे मैंने कहा, किससे बना है? आपका ब्लैक सॉइल से आपका बना है। इट इज ड्रेन्ड बाय टू ड्रेनेज सिस्टम। देखो, मालवा के प्लेट्यू पर 2 रिवर सिस्टम की नदियां देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको तापी और ऊपर से आपको नर्मदा फ्लो करती हुई आपकी नजर आएगी। तो 2 रिवर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो कहाँ पर गिरता है? अरेबियन सागर में, और दूसरा मालवा के प्लेटू के ऊपर से बेतवा, केन, चंबल जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और अल्टीमेटली यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा कहाँ जाकर गिरती है? आपके बे ऑफ बंगाल में। तो मालवा जो प्लेटू है, इसके दोनों तरफ हमें 2 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें नर्मदा और तापी जाकर अरेबियन सी में गिरती हैं, और जो आपकी दूसरी रिवर्स है, दूसरी रिवर का मतलब कौन सा? आपकी जो केन, बेतवा, सिंध जो आपकी रिवर्स हैं, वो जाकर कहाँ ड्रेन करती हैं अपने आप को? यमुना में। यमुना मिलती है फिर गंगा से, और गंगा कहाँ ड्रेन करती है खुद को? आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सो 2 रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। टोपोग्राफी, द रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कंप्राइज रोलिंग सर्विसेज विद फ्लैट टॉप हिल्स, डाइसेक्टेड रिवर्स। ठीक है, सो ये जो आपका रीजन है, ये कैसा है? आपका रोलिंग प्लेट्यू। रोलिंग प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया, जो एक ढलान के तौर पर आपका देखने को मिलता है, जिसमें एक ढलान देखने को मिलती है। अगला जो रीजन है, इसको बघेलखंड का पठार कहते हैं। बघेलखंड एक प्लेट्यूस रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश का रीवा वाला रीजन है, ये यूपी का आपका वाराणसी वाला रीजन है। इस रीजन को कहते हैं हम बघेलखंड। बघेलखंड, बुंदेलखंड आपस में जुड़े हुए ज़्यादा नजर आते हैं। बघेलखंड जो प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका फैला हुआ है। ईस्टर्न मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसमें आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, मिक्स टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, जहां पर वानिकी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी की जाती हैं किसानों के द्वारा। ठीक है, अगला जो आपका प्लेट्यू है, इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ये आप एटलस में देख सकते, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये यूपी स्टेट है, नीचे जो है आपका एमपी स्टेट है। सो जो बुंदेलखंड जो आपका प्लेट्यू है, इसका जो स्प्रेड है वो कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है।
ये नॉर्थ में यमुना रिवर से आपका बाउंड्री बनाता है, वेस्ट में विंध्यन स्क्रैपलैंड, ठीक है, और मालवा प्लेट्यू है आपका साउथ में, इससे क्या बनाता है आपका बाउंड्री बनाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। प्रोमिनेंट रिवर्स फ्लोज इन दिस एरिया इंक्लूड द बेतवा एंड धासन और केन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी, बेतवा, धासन और केन जो है इस रीजन में आपका फ्लो करती है, ठीक है। ज्यादातर ये ड्रॉट प्रॉन एरिया है, यहाँ सूखा ज्यादा आपका पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रो प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी बहुत लो है, ठीक है। तो ये है आपका विंध्यन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, जो किसका भाग है आपके सेंट्रल हाईलैंड का भाग है। उसके बाद है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को काफी इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है, इसको हार्ट ऑफ इंडियन मिनरल्स भी कहा जाता है, भारत में खनिजों का हृदय, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या मिलते हैं, मिनरल, आयरन और वगैरह आपके प्राप्त होते हैं, इसलिए छोटा नागपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया का, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये बघेलखंड के ईस्ट में है, और पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका पड़ता है। जो ये प्लेट्यू है ये झारखंड में, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या है आपका फैला हुआ है, ठीक है। ये गंगा और सोन रिवर और महानदी के बीच में है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर से यहाँ से जाएगी गंगा, इधर से आएगी सोन रिवर और इधर से नीचे बहेगी महानदी। ये आपकी गंगा रिवर हो गई, यह अब आपकी सोन रिवर हो गई, और यहाँ पर हो गई नीचे महानदी रिवर। इन तीनों रिवर से कहाँ पर है आपका बीच में है। एलिवेशन जो है इस प्लेट्यू का, इस पठार की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग कितनी है आपकी 700 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी आपकी 700 मीटर है, और जो मिड वेस्टर्न पोर्शन है इसका उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1100 मीटर है, जिसको पैटलैंड भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो कि इस पठार की जो आपकी ढाल है, जहां पे पैटलैंड आप देखते हो, जो गंगा का जो मैदानी वाला भाग है उस तरफ इसकी ढाल कम होती जाती है, ठीक है। जो लोअर गंगेटिक प्लेन है उस तरफ क्या होती है, इसकी ढाल आपकी कम होती जाती है, ठीक है। द रॉक्स ऑफ द प्लेट्यू आर मोस्टली गोंडवाना विद सेक्शन ऑफ डेक्कन लावा, नीस एंड आर्कियन ग्रेनाइट। अब देखें जो इस पठार का निर्माण आपका हुआ है, जो इस पठार का निर्माण आपका हुआ है वो किससे हुआ है, आपका गोंडवाना रीजन की रॉक से आपका हुआ है, डेक्कन लावा के जमाव से हुआ है, और आर्कियन जो ग्रेनाइट है, आर्कियन काल की जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं उससे इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन आपका हुआ है, ठीक है। एक और चीज समझ लें कि इस प्लेट्यू के बीचों बीच जो रिवर बहती है उसका नाम है दामोदर। दामोदर ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की, और दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो पार्ट में डाइसेक्ट करती है, ठीक है। और जो कौन सी रिवर बहती है यहां से, सोन रिवर आपकी इस प्लेट्यू से बहती है, दामोदर हो गया, सुवर्ण रेखा हो गया, नॉर्थ कोयल हो गया, साउथ कोयल हो गया, और बराकर, ये सारी के सारी नदियां कहां से फ्लो करती हैं, आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो करती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज एन एसेंशियल पार्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स के लिहाज से छोटा नागपुर भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ क्या छोटा नागपुर पठार को पूरी तरह छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, तो नहीं। छोटा नागपुर पठार को स्टडी के लिहाज से हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हजारीबाग का प्लेट्यू हो गया, रांची का प्लेट्यू हो गया, और राजमहल का रीजन आपका हो गया, ठीक है। रांची का पठार जो है वो हजारीबाग का जो पठार है वो कहां पर है, जो दामोदर रिवर बहती है उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हजारीबाग का पठार कहते हैं। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी जो है आपकी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, आपकी पारसनाथ है। कहां पर है, आपके हजारीबाग के पठार पर है, ठीक है। उसके बाद है रांची का पठार। रांची का पठार जो है वो कौन सा पार्ट है, आपका सदर्न पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो दक्षिणी भाग है उसको हम रांची का पठार कहते हैं, ठीक है। ये साउथ में है, दामोदर रिवर वैली के साउथ में है। यहाँ पर मेडनॉक्स और कॉनिकल हिल्स आपके देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें कि ये एक प्लेन रीजन है जहाँ से बहुत सारी रिवर का ओरिजिनेट होता है। हमने पढ़ा था अभी साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल, ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, ये सारे के सारे सदर्न पार्ट ऑफ रांची प्लेट्यू से आपकी निकलती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एज पर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राजमहल पहाड़ियां कहते हैं। राजमहल पहाड़ियां जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री है छोटा नागपुर पठार की, और राजमहल से शुरू होता है गारो गैप, या राजमहल गारो गैप, या मालदा गैप आपका स्टार्ट होता है। मालदा गैप इसके बीच में है, छोटा नागपुर पठार और शिलोंग प्लेट्यू के बीच का जो रीजन है उसको हम
राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, सो ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद लास्ट जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड में, इसको हम मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है कंट्री का। इट इज बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर वैली नॉर्थ एंड सुरमा एंड मेघना वैली इन द साउथ। ठीक है, सो जो मेघालय प्लेट्यू है ये ईस्टर्न पार्ट में है। जैसे आप देख सकते हो कि बीचों बीच जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपका शिलोंग प्लेट्यू है। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पीक क्या है आपका शिलोंग है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक भाग है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है। अगर आप इंडिया में देखो तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, और किसका पार्ट है? आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक भाग है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मालदा गैप या गारो राजमहल गैप से क्या होता है, ये हटता है, डिटैच होता है किससे? मेन इंडियन पेनिनसुला से। तो जो मेन इंडियन पेनिनसुला के बीच में जो गैप आता है, जिसमें बांग्लादेश आपका बसा हुआ है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? गारो राजमहल गैप या मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, छोड़ा जो आपका मेघालयन प्लेट्यू है वो किसका एक एक्सटेंशन है? ये पेनिनसुलर इंडिया का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, गारो राजमहल गैप या मालदा गैप के द्वारा ये अलग होता है इंडियन मेनलैंड से। ठीक है, और जो ये बीच का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या बना है आपका? बांग्लादेश बना है। ठीक है, तो जितने एरिया में बांग्लादेश है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? गारो राजमहल गैप कहते हैं, क्योंकि राजमहल पहाड़ियां किसका पार्ट है? छोटा नागपुर पठार का। गारो पहाड़ियां किसका पार्ट है? मेघालय प्लेट्यू का। ठीक है, तो ये जो बीच का रीजन हम क्या कहते हैं? गारो राजमहल गैप कहते हैं या मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहां पर आपकी राजमहल पहाड़ियां हैं। अभी जो हम पढ़कर आए हैं, ये कौन सा रीजन है? जहां पर आपको मिलेंगी राजमहल हिल्स। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो पहाड़ियां हैं। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है, इसी को हम मालदा गैप या गारो राजमहल गैप का नाम देते हैं। ये जो बीच का रीजन है, इसको हम कहते हैं मालदा गैप कहते हैं या गारो राजमहल गैप का नाम हम देते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है जहां पे आप देख रहे हो गारो, खासी जयंतिया, बरेल, मिकिर रेंगमा, जो आपकी पहाड़ियां हैं, ये सारा का सारा क्या है आपका? शिलोंग प्लेट्यू का रीजन है। ठीक है, गारो पहाड़ियां आपकी होगी, एलिवेशन कितना है? लगभग 900 मीटर। खासी जयंतिया पहाड़ियां होगी, एलिवेशन कितना है? लगभग 1500 मीटर। मिकिर पहाड़ियां हो गई, एलिवेशन कितना है? 700 मीटर। और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप यहां से देख सकते हो। ये गारो पहाड़ियां हैं, ये खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, बरेल, मिकिर रिंगमा, ये सारी के सारी क्या है आपकी? ये मिकिर रिंगमा आपकी पहाड़ियां हैं। जो मेघालय या शिलोंग का पठार है, उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आपकी थी? गारो, खासी जयंतिया, बरेल और मिकिर रिंगमा पहाड़ियां आपकी आती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये आज हमारा जो क्लास था, सेंट्रल हाईलैंड का आपका क्लास था, जिसमें हम लोगों ने पेनिनसुलर जो आपका प्लेटू है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आपका पढ़ा। एक बार रिवीजन करके रिवीजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों को कवर किया है। जैसे मैंने कहा कि आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टडी के पर्पज से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे आपका सेंट्रल हाईलैंड है और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। आज जो हमने इस क्लास में कवर किया वो किया सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें हमने पढ़ा कि सेंट्रल हाईलैंड कितने पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, सच एज मारवाड़ प्लेट्यू, अरावली रेंजेस, मालवन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार। ठीक है, अगर हम बात करें अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, तो अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो किसमें है? माउंट आबू पहाड़ियों में है। उसके बाद हमने देखा मालवन प्लेट्यू में कोई भी पीक नहीं है, बुंदेलखंड प्लेट्यू में भी कोई चोटी नहीं है, बघेलखंड में भी कोई चोटी नहीं है। क्या छोटा नागपुर में है? तो बिल्कुल है। छोटा नागपुर का जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? आपकी पारसनाथ है। और शिलोंग प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है आपका शिलोंग। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आपकी शिलोंग। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से आपके रीजन्स आते हैं? मारवाड़ प्लेट्यू आता है, अरावली प्लेट्यू आता है, मालवन प्लेट्यू आता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू आता है, बघेलखंड प्लेट्यू आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू। वैसे विंध्यन रेंजेस को भी इसमें शामिल किया जाता है, बट क्योंकि वो रेंजेस हैं और ये हाईलैंड्स हैं, तो हमने इसको उससे अलग रखा है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में
कवर करेंगे। ठीक है, सो ये था बच्चों आपके लिए सेंट्रल हाईलैंड का आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपने स्टडी पर फोकस रखिए और एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।